Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express. So student, आज है 8th of August और दोनों न्यूज़पेपर की जो important news headlines हैं उनको हम कवर करेंगे। और पहली जो न्यूज़ हम देख रहे हैं जो हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में दोनों में आपके फ्रंट पेज पे आई थी वो है बेसिकली एन एलिगेशन मेड बाय राहुल गांधी अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन कि यहाँ पे बहुत सारे बोगस वोटर्स को ऐड किया गया था सो दैट इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सके। बोगस वोटर से मतलब क्या है कि ये पर्संस थे जिनके डुप्लीकेट यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड्स बनाए हुए थे जिससे डबल वोटिंग हुई थी, या फिर कुछ सिचुएशन में कोई दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पर्सन थे उनका जो पर्टिकुलर वोटर आईडी कार्ड था वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में था। और यहाँ पे एलिगेशन ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें बेसिकली हैंड इन हैंड थी किसके साथ, बीजेपी के साथ में, क्योंकि जहां पे 2-3 जगह पे इनको डाउट था कि महाराष्ट्र में यहां सीट्स हमारी आनी चाहिए थी, वहां पे कांग्रेस ने नहीं जीता। तो उन्होंने जब ये एलिगेशंस लगाए तो ईसीआई सेड प्लीज प्रोवाइड अस विद प्रूफ। आपने पहले भी हमसे एलिगेशन लगाए थे, उन एलिगेशंस को भी हमने डिस्प्रूव किया था एंड आप तब भी प्रूव नहीं कर पाए थे, तो यहां पे भी ये बेसलेस एलिगेशंस ना लगाए। ओके, तो ये तो है इस पर्टिकुलर न्यूज का कंटेक्स्ट। बट जब हमारे एग्जाम की बात आती है, हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन या लीगल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है उसके पावर्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो हम यहां पर भी उसी पे फोकस करेंगे। अगेन फॉर मोस्ट ऑफ यू ये ऐसा टॉपिक है जो हम कई बार कर चुके हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत टाइम हो गया है, कई बार हमने पहले बहुत करा था डिस्कशन, इसलिए अभी पिछले 1-1.5 महीने से हमने ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन को डिस्कस नहीं करा है। तो आपके लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा। कुछ चीजें हैं जो आपके यहीं पे मैं क्वेश्चंस भी पूछ लूंगा, और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा है उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको समझ सकते हैं। मोरओवर फॉर एवरीवन दिस इज अ मैसेज नाउ कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन इतना ज्यादा न्यूज में चल रहा है तो अब ये वापस से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वी कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ईदर इन जीके और एटलीस्ट इन लीगल रीजनिंग। तो एक जगह पे अब आपका क्वेश्चन आने का चांस बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये किस टाइप की बॉडी है, तो हमेशा याद रखना जो पर्टिकुलर बॉडी जिस टाइप के लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, कोई स्टैट्यूटरी लॉ में है, एग्जीक्यूटिव ने क्रिएट करी है, वो ही उसका नेचर डिसाइड करता है। क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्रिएटेड है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी। अगर कोई बॉडी बाय लॉ क्रिएटेड है पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उसको हम लीगल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। कोई बॉडी अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, गवर्नमेंट के ऑर्डर से क्रिएट करी हुई है, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो उसका एग्जांपल है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कई जगहों पे आप ये गलत पढ़ लोगे कि डीपीएसई एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पावर, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट करके एक एक्ट है आपका 46 का, इसके अंदर में बनाया हुआ है, बट यहां से इसको बस पावर मिलती है। बनाया वो कैसे, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। सेम इज द केस विद नीति आयोग ऑल्सो। नीति आयोग भी आपकी कोई स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव बॉडी मेड बाय एन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये भी समझने की बात होती है। तो ये जो आपका ईसीआई है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में क्रिएट है, विच मींस इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इसका काम क्या है, इसका काम है इलेक्शंस कंडक्ट कराने का। बट कौन से इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, तो सिंबल से याद रखना, हमारे हाईएस्ट ऑफिस से लेके स्टेट के तक, स्टेट के लेवल तक, यहां तक इलेक्शन कराता है। स्टेट के अंदर आते ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यह है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो पंचायत म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शंस होते हैं, लोकल इलेक्शंस होते हैं, लोकल इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराता है। ओके, और ये कौन से इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, तो ये प्रेसिडेंट का कराएगा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शंस कराएगा, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा का कराएगा, और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो ये कराएगा। तो टोटल 6 इलेक्शंस हैं जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ ईसीआई पावर्स क्या है, ईसीआई को पावर कहां से मिलती है, तो सबसे पहले तो आर्टिकल 324 है, 324 से 329 आप कह सकते हो, यहां पे ये आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं। अगेन आर्टिकल सिर्फ 324 मैं कह सकता हूं फिर भी कि आपको ये याद होना चाहिए, बिकॉज इसमें
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्रिएटेड है और ये न्यूज में आ रहा है तो ये करंट अफेयर्स बेस्ड हो गया, बट किस सेक्शंस, कौन कौन से आर्टिकल्स या सेक्शंस डील करते हैं ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत बार ये गलत एडवाइस स्टूडेंट्स को दे दी जाती है कि आप आर्टिकल्स याद करिए, आप सेक्शंस याद करिए बैठ के, बट वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप मेरा भी विश्वास मत करिए, आप पिछले 5 साल के पेपर देखिए, आप देखिए कितनी बार आर्टिकल्स को, केस लॉज को, इन सबको पूछा गया है। किस टाइप के केस लॉज आपसे पूछे गए? क्या कभी केशवानंद भारती आपसे पूछा गया है? मनेका गांधी कभी नाम पूछा गया क्या? कभी क्या क्राइम के अंदर में या किसी और टॉपिक के अंदर में क्या आपसे कभी केस लॉज पूछे गए? अगर नहीं पूछे गए हैं तो हमारा यहाँ पे हमें ये इससे अंडरस्टैंडिंग बनती है कि हम भी उनको याद करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला सोर्स है आर्टिकल 324 से 329। इसके अलावा वी हैव टू स्पेसिफिक एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट। एक है आरपीए और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 और दूसरा है आरपीए 1951। यहां पर भी इलेक्शन कमीशंस के कुछ पावर्स और फंक्शंस डिराइव्ड हैं। ओके, तो ये सोर्स हो जाएगा। एंड थर्ड सोर्स है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960। ये रूल्स हैं जो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं और इसके अंदर में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो हमारे इलेक्टर्स या वोटर्स होते हैं उनको हम किस बेसिस पे यहां पे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज आपका है। कंपोजिशन ऑफ ईसीआई के अंदर में कितने मेंबर्स होते हैं? तो जब ईसीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1950 में, तब ये एक सिंगल मेंबर बॉडी था। हाउएवर 1989 में इसको एक 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया था बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और 1991 में जाके एक लॉ बनाया और तब से लेके आज तक ये एक 3 मेंबर बॉडी है। तो ईसीआई जो है इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड हु आर द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया? ओके, अपॉइंट कौन करता है इनको? जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स होते हैं सबको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कभी भी आपको ये डाउट हो कि भाई, और आपको ये पता हो कि ये पर्सन या ये ऑफिशियल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है, तो इनकी ओथ कौन कराएगा? इनकी ओथ कराएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंट कौन कराएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, इसके बाद सीईसी के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट थ्रू इंपीचमेंट। तो अनदर बेनिफिट ऑफ बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज कि इसके अंदर में जो आपके अपॉइंटीज होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। तो जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको रिमूव करना इजी नहीं है। उसको अगर रिमूव करना है तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज को इंपीच करने का प्रोसीजर है वही प्रोसीजर आपको यहां यूटिलाइज करना पड़ेगा और उसमें इंपीचमेंट में पार्लियामेंट इन्वॉल्व होगी और सिर्फ 2 ग्राउंड्स हैं, या तो प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। तो सेम सुप्रीम कोर्ट जज के लिए रिमूवल के जो ग्राउंड्स होते हैं इंपीचमेंट के, वही ग्राउंड्स यहां पे लगते हैं। ओके, सो सिमिलरली अगर पास हो जाएगा तो इस तरीके से। दूसरा, इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए थोड़ा इजी है, सिर्फ सीईसी के एडवाइस पे ईसीस को रिमूव करा जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट, बट सीईसी को यहां पे प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार स्टूडेंट्स ढंग से पढ़ना भूल जाते हैं, विच इज व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस और ड्यूटीज ऑफ द ईसीआई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने 6 इलेक्शंस करे थे उनका सुपरिटेंडेंस करना, उस पे एक ध्यान रखना, नजर बना के रखना, डायरेक्शंस देना, कंट्रोल करना इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्टोरल रोल्स जो होते हैं वो भी प्रिपेयर और रिवाइज करना। तो अभी आपका SIR चल रहा है, सर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन चल रहा है बिहार में, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द ईसीआई। Then monitoring of election campaigns and implementation of model code of conduct। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अगर कोई इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस का एलिगेशन है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना एंड अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करना कि वो पर्टिकुलर इलेक्शन जो है क्या उसको वेरीफाई करना है, उसको क्या क्लियरेंस देना है, या फिर देयर इज अ री इलेक्शन रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। एंड फाइनली अगर कोई MP MLA को डिस्क्वालीफाई करने के लिए प्रेसिडेंट या गवर्नर ने एडवाइस मांगी है तो इलेक्शन कमीशन ही उसको एडवाइस करता है। इसके बाद लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्या है, जो अभी का केस है, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो एलिगेशन ऑफ क्रिमिनल फ्रॉड बाय ईसीआई चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सो आप ऐसे समझिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया की गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए, डायरेक्टली नहीं बट उस पूरे प्रोसेस की सैंक्टिटी के लिए यही बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। और अगर इसी की इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आता है, उसी के ऊपर पे फ्रॉड के एलिगेशंस लगते हैं, तो हमारा जो
डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का बेस है उसी को ही यहाँ पे एक चोट पहुंचाई जा रही है। सो ये क्रॉस चेक करना, इसको प्रॉपरली गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फॉर्म 6 बताया हुआ है जो बेसिकली एफिडेविट का रिक्वायरमेंट बताया हुआ है यहाँ पे, तो उसको मिसयूज करा गया है, ये एलिगेशन है। अगर ये प्रूव होता है तो ये प्रोसीजरल वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे क्वेश्चन करता है। डुप्लीकेट मल्टीपल वोटर रजिस्ट्रेशन इफ एज एलिजिड, अगर ये होता है तो यहाँ पे हमारा जो 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू का प्रिंसिपल है वो यहाँ पे वायलेट होता है। और यहाँ पे वी हैड या यहाँ पे जो आपकी कांग्रेस है उसने क्या डिमांड करी है कि हमें लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटर डेटा अवेलेबल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर डेटा सबके पास में होना चाहिए, अवेलेबल पब्लिकली होना चाहिए, और सीसीटीवी फुटेज जो होते हैं वो भी हमें अवेलेबल होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ऑन वन साइड वी हैव द डिमांड टू हैव अ ओपन इलेक्शन टू अ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, बट दूसरी साइड पे इशू आ जाएगा वोटर प्रिवेसी का। भाई वोटर प्रिवेसी भी तो कोई चीज होती है, अगर यहां से ये डिस्क्लोज हो जाए कि जो वोटर उसने किसको वोट करा है तो उसका जो राइट टू वोट है वो यहाँ पे वायलेट होता है। डेटा रिटेंशन पॉलिसीज हैं, डेटा के लॉज जो होते हैं वो भी यहाँ पे वायलेट हो सकते हैं, और ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन है ईसीआई की, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए जब भी इस टाइप से आपका कोई एलिगेशन लग रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो पर्टिकुलर टॉपिक है यहाँ पे बहुत हॉलिस्टिकली 3-4 आर्टिकल्स को एक साथ करके ये राइटअप यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है। तो सिर्फ हिंदू का ही न्यूज नहीं है, ये हिंदू में है, इंडियन एक्सप्रेस में। तो मैंने क्या करा है, जो 3-4 आर्टिकल्स आपके एक साथ आए थे वो अलग अलग जगह आर्टिकल्स थे, उन सबको एक जगह मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया। एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस न्यूज कि यहाँ पे जो यूएस है उसने हमारे ऊपर पे 50% टैरिफ लगा दिया, विच इज राइट नाउ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यूएस का जिनके साथ भी ट्रेड है, इवन दो कुछ कंट्रीज है जिनका ट्रेड डेफिसिट हमसे ज्यादा है यूएस के साथ में, बट उनसे भी ज्यादा हम पे टैरिफ लगाया जा रहा है। एंड अभी तक ये क्लियर नहीं है, बट सम से कि बिकॉज इंडिया यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प वाज रिस्पॉन्सिबल टू बेसिकली स्टॉप दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। तो बिकॉज इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प का ईगो हर्ट हुआ है, और वहां पे इंडिया को सबक सिखाने के लिए वो इस टाइप से इंडिया को यहां पे टारगेट कर रहे हैं। ओके, बट इंडिया ने भी यहां पे ये पर्टिकुलर स्टांस ले लिया है। एंड अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी एंटिटी को आप एक कॉर्नर में पुश करते जाओगे तो लास्ट में उसके पास में कोई चारा नहीं बचेगा और उसको फिर काउंटर अटैक करना पड़ेगा। और यहां पे कल प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये स्टेटमेंट आया है कि ही इज रेडी टू पे अ पर्सनल प्राइस। आई डोंट नो व्हाट पर्सनल प्राइस ही इज टॉकिंग अबाउट, बट यस, एज अ कंट्री वी ऑल टुगेदर आर रेडी टू पे द प्राइस। पर्सनल प्राइस तो क्या ही पे करनी है इसके अंदर में, वो कोई इलेक्शन थोड़ी ना हार रहे हैं या उनका पर्सनल कुछ लॉस थोड़ी ना है। बट again as a country yes we have a lot to lose and we are ready to pay that particular price because हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है यहाँ पे या हमारे ऊपर पे जो बुलिंग करी जा रही है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। we are not going to bow down to the pressure being put up by USA on us। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज हुई है। एंड टू सेंड अ मैसेज, जो पर्टिकुलर इन्होंने प्लेटफॉर्म चूज करा है वो था द प्लेटफॉर्म ऑफ द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जहां पे एक पर्टिकुलर सेरेमनी थी जहां पे हमने MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है जो एग्रीकल्चर के फील्ड में ही दिया जाता है, और वहां से बिकॉज वहां से ये मैसेजिंग करी गई है। अब यहां पे इसका अदरवाइज सिग्निफिकेंस क्या है? सो व्हाई वी आर नॉट एबल टू फाइनलाइज अ पर्टिकुलर डील विद यूएस। ट्रेड डील हमारी फाइनलाइज क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज यूएस वांट्स कि इंडिया जो है अपना फार्म सेक्टर, अपना डेयरी सेक्टर जो है उसको यूएस कंपनीज के लिए ओपन करे, यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ओपन करे। बट इंडिया जो है लुकिंग एट इंडियाज फार्म स्टैंडर्ड्स या जो फार्मर्स हैं उनकी जो डिपेंडेंस है ऑन दिस पर्टिकुलर क्लोज बॉर्डर्स, उसको देखते हुए इंडिया इस पर्टिकुलर चीज को नहीं कर सकता। अभी इंडिया इज नॉट रेडी बिकॉज ऑल्दो सिर्फ 18% आपका जीडीपी, करीब 18 में नहीं, आज तो 16 ही हो गया, 16% ही जीडीपी आपका एग्रीकल्चर से आता है। बट एग्रीकल्चर के अंदर में डायरेक्टली 46% पॉपुलेशन इंडिया की इन्वॉल्व है, और इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो 54% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो आज भी हमारी इकोनॉमी जो है, या इकोनॉमी तो नहीं, हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और उनको बहुत कुछ जीडीपी का हिस्सा मिलता है।
तो अगर इसी पॉपुलेशन का जीडीपी का शेयर और भी कम हो जाए, बिकॉज बाहर से अब एक्सपोर्ट होके आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में दिट वुड बी अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर द फार्मर्स टू इवन सर्वाइव इन इंडिया, स्पेसिफिकली द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो इसलिए इंडिया ने डिसाइड करा है कि हम इसको ओपन नहीं करेंगे। ओके, तो यहां पे कंसेप्ट क्या है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और टैरिफ डिस्प्यूट क्या है, तो यूएस ने पहले ही 25% हम पे इंपोज कर दिया था, एडिशनल 25 कर दिया है, तो टोटल हो चुका है 50% ऑन द ग्राउंड्स कि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका काउंटर क्वेश्चन ये है कि देयर आर मेनी कंट्रीज जो उनका अगर शेयर देखा जाए उनकी कंट्री के हिसाब से अपार्ट फ्रॉम चाइना, तो वो इंडिया से ज्यादा है, एंड चाइना इज ऑलरेडी इंपोर्टिंग अ लॉट ऑफ रशियन क्रूड एज कंपेयर टू इंडिया ऑल्सो। तो यहां पे बिकॉज ऑफ दिस 50% इंडिया हैज बिकम द हाईएस्ट टैरिफ कंट्री बाय द यूएस। ओके, और कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, तो इंजीनियरिंग गुड्स आपके, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, ऑटो पार्ट्स, एल्यूमिनियम एंड स्टील, ये पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जो हो रहे हैं। बट इंटरेस्टिंगली यूएस ने फार्मा सेक्टर को यहां पे इसे एग्जेम्प्ट रखा है, बिकॉज वहां पे उसके इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं, तो फार्मा सेक्टर पे नहीं है, बाकी सबके ऊपर पे आपका यहां पे ये पर्टिकुलर टैरिफ रेट इंक्रीज करा गया है। फार्मर कंसर्न क्या है, यूएस हैज डिमांडेड कि आप ओपन करिए, एक्सेस हमें दीजिए, बट इंडिया ने ये पर्टिकुलरली मना कर दिया बिकॉज इट में हार्म स्मॉल इंडियन फार्मर्स। ओके, एंड नाउ उस पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर आपके पास में है, एंड आई बिलीव ये एलेट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो यहां पे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ये पर्टिकुलर एक इवेंट में गए थे, तो वो जो इवेंट था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है जिसको हम बोलते हैं एमएस स्वामीनाथन अवार्ड, और ये कोई 10th या 15th एडिशन नहीं था, ये पहला ही एडिशन है, ये पहला ही अवार्ड है एमएस स्वामीनाथन का। और एमएस स्वामीनाथन जो है ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो आप बताइए एमएस स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन से कैसे रिलेट करोगे आप, उनको क्या बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर में, ये आई एम श्योर आप सबके लिए इजी क्वेश्चन है। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि जो भी ये वीडियो देखता है प्लीज आप उस पर कमेंट करके बताइए कि यहां पे एमएस स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन से कैसे रिलेट किया जाता है। और दूसरा एक और नाम मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप मुझे बताइए इनकी क्या स्पेशलिटी है, एंड हिज नेम इज नॉर्मन बोरलो। नॉर्मन बोरलो, इनकी स्पेशलिटी बताइए आप। ओके, तो ये दो लोग हो जाएंगे आपके जो आपको बताने हैं मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में। तो पहला, फर्स्ट एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस हैज बीन गिवन टू अ नाइजीरियन साइंटिस्ट एडीमोला ए अडेनले। ओके, एडीमोला ए अडेनले करके नाइजीरिया के हैं, कंट्री भी पता होनी चाहिए, एडीमोला ए अडेनले, ही इज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द एमएस स्वामीनाथन एनुअल अवार्ड। तो ये पहली बार दिया जा रहा है फॉर फूड एंड पीस। इनको किस चीज के लिए दिया गया है, फॉर हिज वर्क इन जीएम एग्रीकल्चर पॉलिसी मेकिंग इन अफ्रीका, उसके लिए इनको ये पर्टिकुलर अवार्ड, फर्स्ट एमएस स्वामीनाथन अवार्ड उनको ये दिया गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साइड से आप सबके लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि यूएस टैरिफ्स का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा, तो सबसे पहले जो टैरिफ्स हैं वो लेबर इंटेंसिव जो एक्सपोर्ट है, जहां लेबर हो रही है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे लाइवलीहुड लॉस हो सकता है, स्पेशली इन टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फूड रिलेटेड। एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई दूसरा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इंडिया में, तो वो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है। और ये गारमेंट अलग से लिखा है, गारमेंट भी अगर मैं टेक्सटाइल का मान लूं तो ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर हो जाता है आफ्टर एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो फूड रिलेटेड सेक्टर। Exporters of engineering and auto components fear order cancellation and reduce competitiveness because again यहाँ पे टैरिफ रेट्स हाई हो चुके हैं। तो इन केस जब हमारे प्रोडक्ट्स इंजीनियरिंग गुड्स यूएस में पहुंचेंगे तो उनकी जो प्राइस होगी वो ज्यादा हो चुकी होगी। Third is pharma sector is temporarily exempted, acknowledging India's role in generic drug supply to the US। तो ये temporarily exempted है because यहाँ पे US के इंटरेस्ट हर्ट होते, तो ये इन्होंने exempted रखा है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड कोर्ट्स एडवाइजरी ओपिनियन बूस्ट क्लाइमेट एक्शन। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये मैंने इसलिए स्पेसिफिकली चूज करा है, वापस से इसलिए करा है बिकॉज ये 4th या 5th टाइम है कि इस पर्टिकुलर आईसीजे के जजमेंट पे आपके हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, दोनों के अंदर में कई बार एडिटोरियल आया हुआ है। यानी कि ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है ये भी मेरे हिसाब से एक अच्छा हमारे लिए सोर्स मटेरियल हो चुका है। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है जो लीगल लैंग्वेज के अंदर में है, तो ये अगेन जीके प्लस लीगल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फॉर सम ये हम कवर कर चुके हैं, बट अगेन एटलीस्ट जो ये लेफ्ट में आपके पूरे फैक्ट्स मिलेंगे आपको इन 2-3 स्लाइड्स में, इनको अगर आपने कहीं लिखा नहीं है तो आप इनको भी लिख लेना। तो यहाँ पे अगर मैं जजमेंट ब्रीफ में बताऊं तो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
जस्टिस है, आईसीजे है, जिसको हम वर्ल्ड कोर्ट या यूएन कोर्ट भी कहते हैं। तो आप मुझे बताइए पहले तो ये कहां पे सिचुएटेड, हेडक्वार्टर कहां पे है आईसीजे का, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आईसीजे के अंदर में आपके दो टाइप के जजमेंट्स होते हैं। तो अगर कोई भी जो यूनाइटेड नेशन मेंबर्स है, दो कंट्रीज हैं, लेट्स से इंडिया और पाकिस्तान, इनके बीच में अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और दोनों अगर आईसीजे के सामने जाते हैं तो अपना ये डिस्प्यूट आईसीजे से रिजॉल्व करा सकते हैं। जो यहां पे आईसीजे का जजमेंट आता है वो बाइंडिंग होता है, वो फाइनल होता है ऑन द पार्टीज टू द केस। अगेन मैं क्या कह रहा हूं, आईसीजे का जो जजमेंट होता है इंडिया पाकिस्तान का केस अगर हुआ तो वो बाइंडिंग होता है और फाइनल होता है, कोई अपील नहीं होती है इन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, नॉट फॉर थर्ड कंट्री। क्लियर है ये चीज आपको? और ना वो प्रेसिडेंट वैल्यू, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि ऐसा इस केस में करा था तो कल अगर लेट्स से रशिया यूक्रेन के वॉर के, रशिया यूक्रेन में भी आईसीजे में केस होता है तो उसमें भी इसी बेसिस पे जजमेंट देना हो, वैसा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। बट आईसी के जजमेंट आपके बाइंडिंग होते हैं। दूसरा होता है आईसीजे का एडवाइजरी ओपिनियन। एडवाइस कोई मांगी गई है, ओपिनियन मांगा गया है, तो यहां पे जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है और यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, अगर उन्हें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए आपके आईसीजे से, तो यहां पे वो एडवाइस मांग सकते हैं। तो यहां पे आपका जो पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज का फाइट चल रहा है, यहां पे जो डिफरेंट कंट्रीज को वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन गोल्स दिए हुए हैं, उसको लेके उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनका इंप्लीकेशन क्या है, लीगल इंप्लीकेशन क्या है, उसको लेके यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने आपका आईसीजे से एडवाइस मांगा है। और उस एडवाइस के अंदर में आपके आईसीजे ने बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट का जुरिस्प्रूडेंस लेट डाउन करा है। ओके, तो आईसीजे का एडवाइजरी ओपिनियन क्या है, तो यहां पे आपके आईसीजे ने क्लैरिफाई करा है कि यहां पे स्टेट जो है उनका लीगल ऑब्लिगेशन है अंडर इंटरनेशनल लॉ टू प्रिवेंट एंड मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। अब अगेन एडवाइजरी ओपिनियन है तो बाइंडिंग नहीं है, बट यहां पे क्या बोला है आईसीजे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये जो पर्टिकुलर आपकी स्टेट्स हैं उनका ये लीगल ऑब्लिगेशन है, इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन कि उनको प्रिवेंट और मिटिगेट करना है क्लाइमेट चेंज के अंदर में, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है। अब इशू इज कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, बट ये आपका परसुएसिव वैल्यू जो होता है बहुत हाई लेवल का रखता है। इट इज अ वेरी हाई परसुएसिव वैल्यू। परसुएसिव वैल्यू का मतलब यह है कि ऑल्दो यू आर नॉट बाउंड टू फॉलो इट, बट जब आईसीजे इतना ज्यादा एम्फेसिस करके बोल रहा है कि ये लीगल ऑब्लिगेशन है, तो सारे कंट्रीज या फिर एटलीस्ट जो कंट्रीज इसके लिए एग्री नहीं कर रहे हैं, जो कंट्रीज एग्री कर रहे हैं वो उनको यहां पे बेसिकली फोर्स कर सकते हैं टू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर जजमेंट, और इसको आगे एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है कि देखिए यहां पे जो इंटरनेशनल कोर्ट है, ऑल्दो इट्स नॉट बाइंडिंग, बट ये भी ये मानता है कि हमारा लीगल ऑब्लिगेशन है। तो अगर कोई कंट्री अपनी हाई मॉरल स्टैंडिंग रखना चाहेगा, जैसे इंडिया अपने आप को लीडर बनाना चाहता है, तो ही हैज टू सेट एन एग्जांपल और उसको ये फॉलो करना पड़ जाएगा। सेम इज द केस विद यूएस, चाइना, यूके, ऑल द कंट्रीज जो अपने आप को लीडर्स मानते हैं, हु वांट टू सेट अ गुड एग्जांपल, दे वुड वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री और इसको वो फॉलो करना चाहेंगे। ओके, तो यहां पे ये है रिगार्डिंग द जजमेंट। अब यहां पे एक्सप्लेन है आईसीजे का जुरिडिक्शन और एडवाइजरी ओपिनियन। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एडवाइजरी ओपिनियन जो होते हैं वो जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल या स्पेशलाइज्ड एजेंसी जैसे WHO है या यूनिसेफ है, यूनेस्को, ये सब भी इनसे सवाल पूछ सकते हैं। उसके अंदर में आईसीजे अपना एडवाइजरी ओपिनियन देता है, जैसे यहां पे यूएन जनरल असेंबली ने मांगा था। व्हाइल नॉन बाइंडिंग दे हैव सिग्निफिकेंट नॉर्मेटिव एंड परसुएसिव वैल्यू। नॉर्मेटिव बेसिकली कि अगेन परसुएशन से मतलब हो जाता है नॉर्म्स का, कि नॉर्म्स लेट डाउन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कोई रूल लेट डाउन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, यहां पे कौन कौन से ट्रीटीज को इंटरप्रेट करा गया है, तो आईसीजे ने यहां पे इंटरप्रेट करा है हमारा फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि यूएनएफसीसीसी फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हमने कब साइन करा था, किस कन्वेंशन में साइन करा था। नेक्स्ट इज क्योटो प्रोटोकॉल, व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल, कब साइन किया गया था, ये बताइए, ईयर बताइए। एंड थर्ड इज योर पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में मुझे आपको बताना है कि पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स क्या है और इसका ईयर कौन सा था, इसका
सीओपी कौन सा था ये भी आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में, ठीक है। फिर ये आईपीसीसी लिखा हुआ है, ये भी कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेट करता है, तो व्हाट इज दिस आईपीसीसी रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म बताइए आप मुझे, ठीक है। और इसमें क्या हेल्प करा गया कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट है, चलिए ये मैं बताता हूं, ये पेरिस एग्रीमेंट्स है, 1.5 डिग्री के अलावा दूसरा कौन सा टारगेट है वो बता दीजिए। इट इज लीगली सिग्निफिकेंट, जो हर कंट्री के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, ऑल्दो वॉलंटरी है, दे मस्ट रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट पॉसिबल एम्बिशन, कि भाई कोई कंट्री हाईएस्ट पॉसिबल कैसे कर सकता है। जैसे इफ आई गिव यू एग्जांपल, इंडिया ने भी अपने जो एनडीसीज है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, वो ग्लासगो के अंदर में सबमिट करे थे। अब मुझे आप ये बताइए, ग्लासगो का सबमिट जो है वो यूएनएफसीसी का कौन सा सीओपी था और किस ईयर में हुआ था, जहां पे हमने हमारे पंचामृत बताए थे, जिसमें से हमारा हाईएस्ट एमिशन है कि बाय व्हाट ईयर वी वांट टू बी अ नेट जीरो कंट्री, विच मींस हमारा CO2 कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका नेट जीरो हो जाएगा। तो हमारा नेट जीरो गोल हमने 2017 सेट करा है, सो दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर बॉडी हैज आल्सो सेट। और यहां पे बोला है स्टेट के पास में कोई अनलिमिटेड डिस्क्रिप्शन नहीं है इन सेटिंग और इंप्लीमेंटिंग एनडीसी। ऐसा नहीं है कि इंडिया 2017 नहीं 2170 कि मैं अभी नहीं करूंगा, मैं 150 ईयर्स जाके करूंगा, ऐसा नहीं है। आपका रीजनेबल होना चाहिए और आप अनलिमिटेड डिस्क्रिप्शन यूज नहीं कर सकते हो। इट शुड बी प्रैग्मेटिक, कि भाई आप जल्दी से जल्दी करना चाहते हो, जो आपके डेवलपमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट है, उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आप जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करना चाहते हो। तो ये आपका यहाँ पे जो आपका कोर्ट है आईसीजे ने इस तरीके से उसको इंटरप्रेट करा है। फिर यहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस की बात है, तो आईसीजे ने वापस से रीअफर्म करा है द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, और इंडिया भी इसी को चाहता है, कि सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉमन क्या है कि भाई सबको क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, CO2 कंट्रोल करना है, सो दैट हमारे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है उसको हम कंट्रोल कर सकें। बट डिफरेंशिएटेड है, मतलब कि इंडिया की अलग होनी चाहिए, चाइना की अलग होनी चाहिए, यूएस की अलग होनी चाहिए, यूके की अलग होनी चाहिए। ओके, इसके बाद जो डेवलप कंट्रीज है उनकी क्या ऑब्लिगेशन है? तो उनकी ऑब्लिगेशन है क्लाइमेट फाइनेंस को प्रोवाइड करने की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को यहां पे फैसिलिटेट करने की, मिटिगेशन में असिस्ट करने की और डेवलपिंग नेशन को अडेप्ट करने में हेल्प करने की यहां पे रिक्वायरमेंट है। एम्फसाइज द राइट ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशंस, लिंकिंग क्लाइमेट एक्शंस टू ह्यूमन राइट ऑब्लिगेशंस। तो ये सब क्लाइमेट जस्टिस का पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा सेल्फ कंटेन रजीम का आर्ग्यूमेंट को यहां पे रिजेक्ट कर दिया आईसीजे ने। लाइक फॉर एग्जांपल, इंडिया ने यहां पे क्लेम करा था कि क्लाइमेट ट्रीटीज आर सेल्फ कंटेन एंड एक्सक्लूड जनरल इंटरनेशनल लॉ। इसका मतलब क्या है कि इंडिया ने आर्ग्यू करा कि जो पेरिस एग्रीमेंट है वो अपने आप में इनफ है, दीज आर सेल्फ कंटेन्ड, विच सिंपली मींस कि उन ट्रीटीज को आप एक इंटरनेशनल लॉ क्रिएट नहीं कर सकते हो। ये जनरल इंटरनेशनल या कस्टम्स का पार्ट नहीं है, ये ट्रीटीज हैं, ट्रीटीज के ऑब्लिगेशन ट्रीटीज में दिए जाएंगे, विच सिंपली मींस कि आईसीजे इनको इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, लीगल ऑब्लिगेशंस में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। हाउएवर ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट यहां पे रिजेक्ट कर दिया गया। बोला जनरल इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ जो है, कस्टमरी लॉ जो है, ह्यूमन राइट जो है, वो नॉर्म्स भी अप्लाई होते हैं। तो यहां पे उनके इंटरप्रिटेशन के अंदर में ये सभी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट हो जाएगा। और दूसरा जो कहीं ना कहीं यूएस से डील करता है, व्हाट इज इट? इवन विड्रॉल फ्रॉम क्लाइमेट ट्रीटीज डज नॉट एब्सॉल्व स्टेट्स ऑफ क्लाइमेट ऑब्लिगेशन। तो यहां पे टारगेटेड कंट्री है यूएसए, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल क्या करा, जब से वो पावर में आए हैं उन्होंने यूएसए को विड्रॉ करा दिया फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट। ओके, एंड अब मैं एक और आपको बता रहा हूं, एक आप बता देना मुझे, ठीक है? एक ऑर्गेनाइजेशन और रिमूव हो गए, और यूनेस्को जो है वहां से भी, यूनेस्को जो है वहां से भी अपने आप को या अमेरिका को वहां से विड्रॉ करा दिया है। एक मैंने नहीं बताया, तो तीन में से तीन जो है आपकी, उनसे सबसे पहले आके उन्होंने करा। तो यूएसए ने जब पेरिस एग्रीमेंट से करा, विच बेसिकली मींस कि यूएसए इज नॉट गोइंग टू बेसिकली फॉलो इट्स नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, और वो पेरिस एग्रीमेंट के गोल के लिए बाउंड नहीं है। तो यहां पे आईसीजे ने क्या बोला है कि भाई अगर कोई क्लाइमेट ट्रीटी से विड्रॉ भी कर लेता है तो भी जो क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस होते हैं आपके इंटरनेशनल जनरल एनवायरमेंटल इंटरनेशनल लॉ जो है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, और उसके भी ऑब्लिगेशन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके आईसीजे का जजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं।
जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया का फुल फॉर्म आई होप आपको पता हो, अपोजिशन का जो आपकी जितने भी ये पार्टीज हैं लेड बाय कांग्रेस ऑब्वियसली, उन सबका जो ब्लॉक है उसका नाम इंडिया है। इंडिया स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। अब इस साल चांस कम है, लास्ट ईयर आपका इलेक्शन हुआ था तो पूछ सकते थे, बट बिकॉज नहीं पूछा है तो एक वन लाइनर कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं। तो इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ओके। अब यहां पे इन्होंने डिसाइड करा है कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के रेजिग्नेशन के बाद जब उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है एक तरीके से, तो अब जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसमें इंडिया ब्लॉक जो अपोजिशन ब्लॉक जो है वो भी वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को यहां पे नॉमिनेट करेंगे, ओके। तो ये कंटेक्स्ट है, बट ये कंटेक्स्ट है तो न्यूज से मतलब नहीं हमें कि इसमें ये क्या डिसाइड कर रहे हैं, किसको कौन कौन से कैंडिडेट्स को ये शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं, कभी अनाउंस करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस क्या होता है, कहां से हमने उसको अडॉप्ट किया है, और आगे जाके उसका अगर मुझे इलेक्शन कराना है उसका प्रोसीजर क्या होगा, ओके। तो अगेन वाइस प्रेसिडेंट इज अ ऑफिस मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है वो, हायरार्की में सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होता है आपका। देयर इज योर प्रेसिडेंट, देन यू हैव योर वाइस प्रेसिडेंट एंड देन दी अदर पीपल, ठीक है। आर्टिकल 63 के अंदर में है। फिर मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा हुआ विच इज कि हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है ये किससे पे मॉडल्ड है? अभी जिस कंट्री की हम बात कर रहे थे उसी पे मॉडल्ड है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटी में कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो करंट में आ रहे हैं, ओके। तो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस इंपॉर्टेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का सोर्स कहां से है कॉन्स्टिट्यूशन में वो इंपॉर्टेंट हो गया। व्हाट अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो क्राइटेरिया है हर किसी के लिए होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, सिटीजन ऑफ इंडिया। एज रिक्वायरमेंट है मिनिमम ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज, जो हाईएस्ट लेवल होती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर हो गया, उन सब के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 35 ईयर्स। इफ आई आस्क यू सुप्रीम कोर्ट के जज की मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए, सुप्रीम कोर्ट जज की मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या होती है, ओके। नेक्स्ट इज बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ राज्यसभा मेंबर। तो जो राज्यसभा मेंबर के इलेक्ट होने की क्वालिफिकेशन है वही वाइस प्रेसिडेंट को भी फुलफिल करनी होती है। एंड द रीजन इज कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। सो अ वाइस प्रेसिडेंट शुड बी समवन जो राज्यसभा के चेयरमैन बनने के लिए भी एलिजिबल हो, तो वही रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। एंड ऑब्वियसली कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो आपके जो बड़े ऑफिस हैं लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबके इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, विच मींस जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपीज हो गए यहाँ पे, या प्रेसिडेंट में एमपीज और एमएलएस दोनों हो जाते हैं, तो वो यहाँ पे इलेक्ट करते हैं थ्रू अ इलेक्टोरल कॉलेज। कौन होते हैं इसके अंदर में? मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं, चाहे आपके इलेक्टेड हों चाहे नॉमिनेटेड हों, दोनों मिलके इसमें वोट करते हैं। अनलाइक द प्रेसिडेंट इलेक्शन जहां पे नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्शन? तो वो है proportional representation by single transferable vote in a secret ballot। तो बताया नहीं जाता किसने किसको वोट दिया है, ओपन बैलेट नहीं है। इंडिया में सिर्फ एक इलेक्शन है जहां पे ओपन बैलेट होता है। यू टेल मी कौन सा है? आप अगर वहां पे गलत आंसर देंगे आई विल करेक्ट यू वहीं पर कमेंट में, बट अदरवाइज यू हैव टू आंसर मी कि इंडियाज ओनली ओपन बैलेट इलेक्शन कौन सा है, ओके। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। नेक्स्ट है आपका टेन्योर और वैकेंसी। तो 5 इयर्स का टर्म है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी भी ये प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकते हैं। जगदीप धनखड़ ने किसको करा? द्रौपदी मुर्मू को जाके रिजाइन करा था। कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ओनली इन द राज्यसभा फर्स्ट। तो राज्यसभा में होगा और फिर लोकसभा से, राज्यसभा से ही इनिशिएट हो सकता है। तो ये एक बिकॉज वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, इसलिए ये ऑफिस को एक अलग से एडेड एडवांटेज कह सकते हैं हम जो दिया हुआ है। और जब तक उनका सक्सेसर अपॉइंट नहीं होता, लेट्स से जगदीप धनखड़ रिटायर नहीं होते, अभी खुद से रिजाइन नहीं करते, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता, ही वुड हैव कंटिन्यूड इन हिज पर्टिकुलर ऑफिस, ओके। तो ये है। और ओथ ऑफ ऑफिस का कौन एडमिनिस्टर करता है ये आप मुझे बताइए। बहुत सिंपल सा है, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन करवाएगा ये आप मुझे बताइए। अफर्म बाय हुम? नेक्स्ट पे आते हैं पावर्स और फंक्शन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, तो अपर हाउस के सेशन करना, डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन कराना, 10 शेड्यूल में आपके एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालिफिकेशन के लिए डिसाइड करना, और अगर टाई हो गया है तो वोट करना। फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता है, लोकसभा में स्पीकर भी नहीं करता है, राज्यसभा में चेयरमैन भी नहीं करता है, टाई हो जाता है तब करता है। एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट करना, तो वाइस प्रेसिडेंट का सिर्फ एक ही काम है, वैसे ये ऑफिस का रिक्वायरमेंट नहीं होता अगर हम प्रेसिडेंट के ऑफिस को वेकेंट रखने के लिए रेडी रहते। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि इन केस फॉर बिकॉज ऑफ सम वेकेंसी और सम
सम एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर वो लेट्स से बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन या बिकॉज ऑफ डेथ वो ऑफिस वेकेंट हो चुका है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है, और जब वो कर रहे होते हैं 6 मंथ्स के अंदर में इलेक्शन कराना होता है, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, रिमूवल कैसे होता है, तो यहाँ पे इंपीचमेंट प्रोसीजर नहीं है, लाइक द पार्लियामेंट, लाइक द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड एग्रीड बाय द लोकसभा। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा, मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर्स। बहुत बार क्या होता है कि बुक्स में भी गलत होता है, इसीलिए ये गलत प्रिंटेड है, बट द रियलिटी इज मेजॉरिटी ऑफ देन मेंबर्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, उसमें से जो वैकेंसीज हैं, मतलब कि किसी की डेथ हो गई, कोई रिजाइन कर गया, उनको हम काउंट नहीं करते हैं, उसके बाद जितने लोग बचे हैं उनकी सिर्फ आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है, और फिर लोकसभा में यहाँ पे वो एग्री कर जाएं तो। और 14 डेज का नोटिस रिक्वायर्ड होता है बिफोर यू रिजाइन, बेसिकली यू वांट टू इम्पीच अ वाइस प्रेसिडेंट, तो पहले 14 डेज का नोटिस उनको देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं 13 इलाहाबाद हाई कोर्ट जजेस आर चीफ जस्टिस टू नॉट फॉलो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैं आपको 1-2 कंसेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज में हुआ क्या है, न्यूज में ये हुआ है कि एक पर्टिकुलर जजमेंट है जो हाई कोर्ट का चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पे आप कह सकते हो एक फॉपा कर दिया जाता है, इसको आई थिंक फॉपा ही बोलते हैं, एक बड़ा यहाँ पे फौपा कर दिया गया है, एक चुस्पा भी कह सकते हैं इस चीज को हम यहाँ पे। तो यहाँ पे एक हाई कोर्ट के जज एक ऑर्डर पास करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, उस पर जो एक सिविल पर्टिकुलर ऑफेंस है, उसमें वो कहते हैं कि इसके अंदर में आप क्रिमिनल ट्रायल भी कर सकते हो, और वहां पे वो रीजनिंग ये देते हैं कि क्रिमिनल ट्रायल इसलिए अलाउ करनी चाहिए बिकॉज जो पर्टिकुलर यहाँ पे पेटिशनर है उसको ये पेमेंट जल्दी मिल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों जजेस हैं, लाइक दे आर सो एंग्री, दे आर सो, I don't want to use that word, so they are so angry कि they say कि भाई इस टाइप का जजमेंट कोई हाई कोर्ट का जज कैसे दे सकता है कि एक सिविल ऑफेंस के केस के अंदर में हाउ कैन ही अलाउ अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। और यहाँ पे वो इस पर्टिकुलर जजमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, उस जज को नेम करते हैं, एंड उस जज को यहाँ पे इवन क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ही हार्श वर्ड्स में। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैसेज सेंड किया जाता है टू द जजेस, टू द हाई कोर्ट जजेस कि भाई आप इस टाइप के जजमेंट कैसे दे सकते हो। हाउएवर यहाँ पे कुछ जजेस जो हैं हाई कोर्ट के वो ऑफेंस लेते हैं सिंपली बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस को कंडक्ट को रेगुलेट नहीं कर सकता है। इफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस वांट दे कैन एक्चुअली क्रिटिसाइज द जजमेंट एज फार एज दे वांट, बट दे कैन नॉट क्रिटिसाइज अ हाई कोर्ट जज फॉर व्हाट ही हैज डन। तो यहाँ पे मैनी ऑथर्स बिलीव नाउ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने थोड़ा सा एक्सीड कर दिया यहाँ पे पावर्स को जब उन्होंने साइड से क्रिटिसाइज करा, और ये जजमेंट इसलिए क्वेश्चन करा जा रहा है, ये जो पर्टिकुलर न्यूज है इसलिए पढ़ रहे हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया इस जजमेंट के अंदर में कि वो जो पर्टिकुलर जज है, इट इज ऑर्डर्ड कि इस जज को अब कोई क्रिमिनल केस नहीं दिया जाए, इसको सिर्फ सिविल केसेस ही दिए जाए। मतलब सिंपली क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो जज है ही इज नॉट फिट टू अंडरटेक क्रिमिनल केसेस। ओके, और इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। वाई सो, लेट्स अंडरस्टैंड। तो हाई कोर्ट का जो जज होता है उनके ऊपर पे सुप्रीम कोर्ट की कोई सुपरिंटेंडेंस नहीं होती है। निगरानी करना या ये डिसाइड करना कि किस जज को कौन सा केस मिलेगा, वो रोस्टर ऑफ द जो केस होता है, रोस्टर ऑफ द केस होता है, उसका ये काम होता है। और जो रोस्टर का काम करता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, विच मींस जो सुपरिंटेंडेंस का काम है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता है, वो हाई कोर्ट के जजेस का ही होता है या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट जब ऐसा ऑर्डर पास कर रहा है तो दिस इज टोटली इनवैलिड। और यहां पे इसीलिए 13 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्ज करा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव इसको फॉलो नहीं किया जाए, जो 2 जज बेंच का डायरेक्टिव इसको फॉलो नहीं किया जाए, बिकॉज ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स जाता है।
ओके तो सिंपली आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन है इज द सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर टू द हाई कोर्ट, तो आंसर इज यस, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है हाई कोर्ट का, बिकॉज वो एपेक्स कोर्ट है। एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है अंडर आर्टिकल 141 वो बाइंडिंग होते हैं। ओके अब यहां पे बिकॉज ये जजमेंट में उन्होंने डायरेक्टिव दिया है तो ये भी बाइंडिंग होगा, इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीजेस को राइट करा है कि इस डायरेक्टिव को यहां पे फॉलो ना किया जाए। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो ये जजमेंट आया था उसको वापस से रीलिस्ट करा है सो दैट इसके ऊपर पे वापस से कंसिडरेशन करी जा सके। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यह कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्सरसाइज कोई कंट्रोल नहीं करता है, सुपरिटेंडेंस नहीं करता है ओवर हाई कोर्ट्स। ये हाई कोर्ट्स के ऊपर पे कोई भी कंट्रोल या सुपरिटेंडेंस नहीं करता है। ईच हाई कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनल फंक्शनिंग। तो हर हाई कोर्ट जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कोई दूसरा हाई कोर्ट एंड इवन द सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको नहीं बता सकता है। ओके मैं रोस्टर ऑफ जज बोल रहा हूं, वो होता है मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में किस जज को कौन सा केस मिलेगा ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, और हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है रेस्पेक्टिवली वो डिसाइड करता है कि किस पर्टिकुलर जज को कौन सा मिलेगा। तो एक क्वेश्चन अगर कभी आपके आ जाए, हु इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर? रोस्टर होता है अटेंडेंस का, जैसे अटेंडेंस रोस्टर होता है, तो रोस्टर जो होता है ROASTER। सुप्रीम कोर्ट में इट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट में इट इज द रेस्पेक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई सुपरिटेंडेंस की पावर नहीं होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाई कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट। Can the Supreme Court remove a High Court judge from a case roster? Again, the answer is going to be no. The Supreme Court cannot because कोई administrative superintendence नहीं होती है। कौन करता है ये सारे क्रिमिनल केसेस में? It is the Chief Justice of the concerned High Court. तो Supreme Court का जो डायरेक्टिव है to de-assign a particular judge, that is actually invalid. ये persuasive होते हैं, recommendatory हो सकते हैं, but यहाँ पे otherwise ये आपके binding नहीं हो सकते हैं। Next is can the Supreme Court judge take action against हाई कोर्ट जज? तो क्या हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है? तो इसका आंसर यस एंड नो में है, और वो है कि भाई यहां पे आप इन हाउस इंक्वायरी कर सकते हो, और इस इन हाउस इंक्वायरी के बेसिस पे आप उस जज को या उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिकमेंडेशन भेज सकते हो। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसका केस इन पॉइंट क्या है? सो द केस इन पॉइंट इज द यशवंत वर्मा केस। उसको लेकर भी इन हाउस इंक्वायरी को लेकर भी आज एक केस आया। तो देखिए यहाँ पे एक ये इंटरप्रिटेशन भी है और एक वो वाला इंटरप्रिटेशन भी है। सो अगेन यहाँ पे भी क्या लिखा है? डिसिप्लिनरी और प्यूनिटिव एक्शन जैसे रिमूव जज फ्रॉम द बेंच लाइज ओनली विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और थ्रू इम्पीचमेंट। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पार्लियामेंट इम्पीच कर सकता है, हाई कोर्ट के जजेस को भी पार्लियामेंट इम्पीच कर सकता है। अगर केस से डी असाइन करना है किसी पर्टिकुलर उसको, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में इट इज चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो जो इन हाउस इंक्वायरी करी गई है वो भी क्या रिकमेंड कर सकता है कि इसको ट्रांसफर कर दिया जाए, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, या फिर आपने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को जिस हाई कोर्ट के अंदर वो आता है उसको यहाँ पे आपने एक रिकमेंडेशन सेंड कर दिया। तो इतनी ही पावर होती है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो हाई कोर्ट को रेगुलेट नहीं करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। उसी से रिलेट करते हुए यहां पे एक अपडेट आया, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस हाई कोर्ट जजेस चैलेंज, होल्ड्स दैट इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर हैज लीगल सैंक्शन। सो ये कुछ के लिए कुछ को अच्छे से कंटेक्स्ट समझ में आएगा क्योंकि हमने पिछले हफ्ते इसको डिस्कस करा था। एंड द केस वाज कि जो ये हाई कोर्ट के जज हैं, ऑल्दो जो जज केस का नाम था वो एक्स वर्सेस सुप्रीम कोर्ट था, बट यहाँ पे जो ये हाई कोर्ट के जज हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन करा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये इन हाउस इंक्वायरी पैनल है जिसके थ्रू रिकमेंड करा गया इनको, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को बोला गया कि इनको एक तो ट्रांसफर कर देना चाहिए दूसरे हाई कोर्ट के अंदर में, और इनको यहाँ पे रिजाइन कर देना चाहिए, और इनको कोई भी काम ना मिले। हाई कोर्ट के जज को बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को, कि इनको कोई भी काम असाइन ना करो। तो ये जो आपने इन हाउस इंक्वायरी करके आपने मेरे अगेंस्ट में जो पीनल एक्शन लिया है, इस तरह से आपने एक्शन लिया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जाता है, बिकॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पार्लियामेंट के पास में पावर इंपीच करने की, और जब आप इस तरीके से कोई ऑर्डर पास करते हो तो ये पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को यहाँ पे चैलेंज करता है, क्वेश्चन करता है।
तो इस चीज को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ये इन हाउस इंक्वायरी है, ये प्रोसीजर जो है ये परफेक्टली वैलिड है, बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद द इम्पीचमेंट और रिमूवल ऑफ अ पर्टिकुलर जज। ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन होता है और यहां पे सीधे रिकमेंडेशन सेंड करी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर यूज्ड अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर जज। तो इन हाउस इंक्वायरी जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो परफेक्टली वैलिड है। ओके तो ये सुप्रीम, यहां पे उसका बैकग्राउंड दिया हुआ है कि वर्मा ने क्या करा था। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट इन हाउस मैकेनिज्म इज एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, नॉट प्यूनिटिव एंड डज नॉट ओवरराइड और इंटरफेयर विद पार्लियामेंट। सो लाइक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि ये जो है ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, प्यूनिटिव मेजर नहीं है जिससे कोई पनिशमेंट दी जा रही है। तो ये इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर क्या है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप करा था एक पर्टिकुलर केस में, जय सिंह वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल। सो शी इज अ वेरी, इंदिरा जय सिंह इज अ वेरी सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर। उनका ये केस था वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल सुप्रीम कोर्ट, एंड उसके बाद में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल 2015 का केस है जिसमें इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर को क्वेश्चन किया गया था और इसको वैलिडेट करा था। बोला क्या गया कि इंटरनल इंक्वायरी बाय सीनियर जज अगेंस्ट अदर जजेस एक्यूज ऑफ मिसकंडक्ट अलाउड है, ये करा जा सकता है। इसमें प्रोसेस क्या होगा, 3 मेंबर कमिटी बनाई जाएगी ऑफ सीनियर जजेस की अपॉइंटेड बाय द चीफ ऑफ इंडिया टू एग्जामिन एलिगेशन अगेंस्ट अ सिटिंग जज। तो जो 3 मेंबर कमिटी, अगर हाई कोर्ट जज है तो हाई कोर्ट के जजेस, इन केस सुप्रीम कोर्ट का जज को इन्वॉल्व होगा अपार्ट फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 जजेस का एक इंक्वायरी पैनल सुप्रीम कोर्ट का ही बनाएंगे। अगर मिसकंडक्ट फाउंड होता है तो रिपोर्ट इज सबमिटेड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो फॉरवर्ड करी जाती है प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। तो यहां पर भी जब ये यशवंत वर्मा के अगेंस्ट में एलिगेशंस आया था तो एक इन हाउस इंक्वायरी पैनल बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है उसको फॉरवर्ड किया प्रेसिडेंट को, वेयर ही हैड सजेस्टेड कि यशवंत वर्मा जो है, जो भी दिल्ली हाई कोर्ट में, इनको इनके पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में इमीडिएटली ट्रांसफर करा जाए, और फिर प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेप्ट करके इसको कर लिया था। ओके अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या ये इसका कोई स्टैट्यूटरी बेसिस है? आंसर इज नो। आर्टिकल 141 में जहां सुप्रीम कोर्ट को हमने प्लीनरी पावर दी हुई है उसके अंदर में इसको लीगल सैंक्टिटी, मतलब कि एज पर आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बाइंडिंग होते हैं, इन्फोर्सिबल होते हैं, इसलिए ये इन हाउस प्रोसीजर भी आपका बाइंडिंग हो जाएगा। सो दिस इज द लीगल वैलिडिटी, फ्रॉम वेयर इट गेट्स लीगल वैलिडिटी, इट इज आर्टिकल 141 एंड नॉट सम लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ। What is the impeachment process for judges? तो जज जो होता है उसको पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रोसेस इन्वॉल्व ये है, प्रोसेस हम रिवाइज नहीं कर रहे, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये प्रोसेस आपका यूज किया जाता है। व्हाट अबाउट सुपरिटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट जजेस? तो अगेन वही रिपीटिशन आ गया है, सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई भी डिसिप्लिनरी पावर नहीं होती है, वो सिर्फ यहां पे अपने रिकमेंडेशन को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इंडियन एक्सप्रेस से, नेशनल स्पेस डे ऑन अगस्त 23, पीएम मोदी टू फेलिसिटेट सुभाष शुक्ला अदर गगनयान क्रू मेंबर्स। तो अभी अगस्त 23 को, जो अगस्त 23 आएगा, पहले हम कवर कर रहे हैं, वो इंडिया का नेशनल स्पेस डे होता है। व्हाई डू वी हैव नेशनल स्पेस डे ऑन दैट डे? बिकॉज इट इज ऑन दिस डेट हमारा जो चंद्रयान 3 है उसका जो लैंडर रोवर है वो सक्सेसफुली हमने प्लेस कर दिया था ऑन द साउथ पोल, तो ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, नियर द साउथ पोल ऑफ द मून। और ये चंद्रयान 3 पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बन गया था जिसने लैंड करा था नियर द साउथ पोल ऑफ द मून। ओके तो यहां पे ये नेशनल स्पेस डे है। आपके लिए क्वेश्चन है, इंडिया में हम एक नेशनल साइंस डे मनाते हैं, एक हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, तो 3 दिन हो गए हैं। एक तो नेशनल साइंस डे है, एक नेशनल टेक्नोलॉजी डे, एक नेशनल स्पेस डे है। अगस्त 23 हम अभी पढ़ रहे हैं, ये हमारा नेशनल स्पेस डे। When do we have our national science day? When do we have our national technology day? And इनका कंटेक्स्ट क्या है? जैसे इसका कंटेक्स्ट तो हो गया कि चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग है। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? नेशनल टेक डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके फर्स्ट नेशनल स्पेस डे 24 में था, तो ये हमारा सेकेंड ही नेशनल स्पेस डे है। चंद्रयान 3 की खास बात क्या है? तो हमारा इसमें आपका लैंडर था और रोवर था जो हमने सक्सेसफुली लैंड करा था। व्हाट इज द नेम ऑफ लैंडर, वो बताइए। रोवर का नाम क्या था वो बताइए मुझे आप। और जिस पॉइंट में हमने लैंड करा, इस लैंडर रोवर को जहां सक्सेसफुली हमने लैंड करा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी हमने कुछ नाम दिया है।
जैसे कि चंद्रयान 2 जहां पे क्रैश लैंड हुआ था हमारे लैंडर रोवर को, उसका नाम अगेन कुछ को नहीं पता है तो आप इसका लिख लो, चंद्रयान 2 को जहां लैंड करा था उस जगह का नाम रखा हमने तिरंगा पॉइंट। तो जहां चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर लैंड करा था उसका नाम क्या है वो मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो यहां पे उस चीज को कमेमोरेट करने के लिए हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो गगनयान मिशन के जो आपके ऑफिसर्स हैं उनको यहां पे करा जाएगा। तो 4 जनों की टीम है, इसमें से एक शुभांशु शुक्ला हैज ऑलरेडी बिकम वर्ल्ड फेमस बिकॉज ही वाज वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम इंडिया, ओनली द सेकंड इंडियन टू गो इनटू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा, जो आपके स्पेस में गए थे इनसाइड द एक्सियोम 4 मिशन। अब यहां पे गगनयान मिशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने ऐड करें, विच इज कि ये जो मिशन हम करने वाले गगनयान, इसमें मल्टीपल हम रॉकेट लॉन्चेस करेंगे। तो अनक्रूड मिशंस के नाम कौन से हैं, क्रूड मिशंस कौन से हैं, और 3 प्रीकर्सर मिशन इससे पहले कौन कौन से मिशंस करे जाएंगे, उनका टाइप क्या होगा वो यहां पे आपका मेंशन है। फर्स्ट अनक्रूड फ्लाइट जो है, बिना क्रू के जो फ्लाइट जाएगी गगनयान की, विच इज गोइंग टू बी योर G1, इट इज बाय द एंड ऑफ 2025, यानी इस ईयर एंड में हम करने वाले हैं। और फर्स्ट क्रूड फ्लाइट का जो टारगेट है क्रू के साथ भेजने का वो 2027 का है। इसके अलावा BAS-1 हम पढ़ रहे हैं, विच इज योर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो जस्ट लाइक वी हैव अ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर द वर्ल्ड, चाइना का एक टिएंगोंग है, सिमिलरली इंडिया भी अपना 2035 तक एक फंक्शनल स्पेस मिशन, एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी क्रिएट करना चाहता है जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1। एक्सियोम 4 मिशन का है, अभी रिसेंटली एक्सियोम 4 मिशन हुआ था जो जॉइंट प्रोजेक्ट था आपका नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर पे, एंड नासा भी इन्वॉल्व था उसके अंदर में, स्पेसएक्स भी उसके अंदर में इन्वॉल्व था, एंड दिस एक्सियोम 4 एंड इसरो वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड। और शुभांशु शुक्ला वेंट टू द स्पेस एंड ही बिकेम द सेकंड इंडियन टू गो इनटू स्पेस। और वहां से उन्होंने कौन से वर्ड यूज करे थे। अब देखिए ये बहुत ऐसी चीजें होती हैं कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्लैट पेपर देखें ना तो इस टाइप के सवाल पूछे हुए, तो ये लाइन जो है मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, रटा हुआ ना हो बट आइडिया होना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा था, इंडिया, टुडेज इंडिया, उन्होंने बहुत स्टेटमेंट थे बट उन्होंने फाइनलाइज अगर हमें करना हो, समराइज करके कंक्लूड करना हो तो उन्होंने क्या बोला था, टुडेज इंडियाज लुक एम्बिशियस, फियरलेस, कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ प्राइड, सारे जहां से अच्छा। इन्होंने कहा था कि इंडिया ऊपर से आज भी मुझे क्या दिख रहा है, एम्बिशियस इंडिया दिखता है, मुझे फियरलेस इंडिया दिखता है, मुझे कॉन्फिडेंट इंडिया दिखता है, एंड इंडिया विच इज फुल ऑफ प्राइड, सारे जहां से अच्छा। यही चीज राकेश शर्मा ने वहां पे पॉइंट आउट करी थी इंदिरा गांधी को, और अब शुभांशु शुक्ला ने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करी तो उन्होंने भी अपने इन वर्ड्स को वहां से बोला था। ओके, और इस सारे जहां से अच्छा से आज का सेशन हम एंड करते हैं। ओके, आई होप आपको ये पर्टिकुलर सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अब भी कोई कमेंट या फीडबैक है रिगार्डिंग एनीथिंग, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, हम उनको फ्यूचर क्लासेस में इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, सो विद दिस मैसेज लेसन टुडेज सेशन, बट वेट, happy Rakhi to all of you. I hope all brothers and sisters have a very happy and a wonderful Rakhi. So happy Rakhi to all of you, and now I'll take your bye. Thank you.